नमस्कार दोस्तों। ओम ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मानसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ चीजों के लिए ये बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से जिस तरह का हो हल्ला किया गया, हंगामा किया गया, दोनों सदनों को कामकाज नहीं करने दिया गया, बल्कि बाहर रोजाना एक मदारियों वाला मजमा लगाया जाता था। कभी किसी तरह के पोस्टर बैनर, कभी किसी तरह के नारे, कभी कोई मुद्दा, यानी संसद को नहीं चलने दिया गया। जब दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए, तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि केवल 12 विधेयक पारित किए जा सके, लेकिन केवल एक विधेयक पर चर्चा हो सकी। लोकसभा की जो उत्पादकता है वो केवल 19% रही और राज्यसभा की 39% रही। तो बाकी समय क्या हुआ? यानी राज्यसभा में जो निर्धारित समय था उसका केवल 39% काम हुआ और लोकसभा में तो ये बहुत ही कम था, 19%। तो विपक्ष ने सदन चलने ही नहीं दिए गए। जो महत्वपूर्ण बिल थे, परिसीमन का था, महिला का था, महिला आरक्षण का था, वन नेशन वन इलेक्शन का था। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को अगर वो दोषी ठहराए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, 1 महीने में उनको जमानत नहीं मिलती है, तो उनको अपने पद से निलंबित करने का बिल था। एफसीआरए था, जो अब जेपीसी को चला गया है। ये सब नहीं रखे जा सके, इन पर विचार तक नहीं हुआ, पास करने की तो बात ही बाद की थी। लेकिन ये सब क्यों किया गया? और ये जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता बाजीगरी कर रहे हैं और एक जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि वो 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हमसे डर गया, वो तो सदन में आया ही नहीं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इनको क्या-क्या कब बोला जाता है मीडिया में, अमित शाह को चाणक्य, सरदार पटेल, ये भी हमसे डर गए और सदन में आए ही नहीं। मतलब गाली-गलौज की भाषा प्रधानमंत्री के बारे में और गृह मंत्री के बारे में और किस-किस तरह की बातें पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री के बारे में की जा रही है, मैं वो भी आपको आज सुनवाता हूं। लेकिन जब दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए, तो एक कार्यक्रम में राहुल गांधी किस तरीके से अपनी पीठ थपथपा रहे थे और इन दोनों के बारे में कितनी भद्दी भाषा में बातें कर रहे थे, जरा आप ये सुनकर के अंदाजा लगाइए। और ये क्यों मार खा रहे हैं? लोग राज्य दर राज्य इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी को क्यों पटखनी दे रहे हैं, क्यों जमीन सुंघा रहे हैं? संभवतः इनको चेताने वाला कोई नहीं है। अगर आप शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों का, उस पद का सम्मान नहीं करेंगे और जिसको लोकतंत्र का सबसे ऊंचा मंदिर बोला जाता है, यानी संसद, उसको आप एब्यूज करेंगे, उसको आप रोकेंगे, उसमें आप कामकाज नहीं होने देंगे, उसकी जो एक गरिमा और मर्यादाएं हैं, उसको तार-तार करेंगे और हर बार करेंगे, तो अगर आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का, अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के मुखिया का, अगर आप देश के गृह मंत्री का अपमान करने का भ्रम पाल करके
इस तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे और ये कहते फिरेंगे पूरे देश में और दुनिया में कि आपने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है, उनके फूले हुए गुब्बारे की गैस निकाल दी है पिन से, तो ये आपकी काम ख्याली हो सकती है। हकीकत में क्या है, जो मतदाता बार-बार आपको चेता रहे हैं और आपको आपकी जगह दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी अप्रोच में, इनकी सोच में और ये जो होता है ना, क्लास में एक बहुत मेधावी छात्र होता है, एक बहुत फिसड्डी छात्र होता है। तो मेधावी छात्र तो हर बार डिस्टिंक्शन ही नहीं बल्कि 90% से ऊपर के नंबर लेकर के पास हो रहा है, और जो फिसड्डी है वो तो फेल ही होता जा रहा है लगातार, क्योंकि पढ़ाई तो करता नहीं है, वो और कामों में लगा हुआ है, या जो मेधावी छात्र है उससे ईर्ष्या में वो जो बेसिक्स होते हैं जिनका पालन करना होता है परीक्षा में बैठने से पहले, उनका ही पालन नहीं कर रहा होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, जरा उस पर आइए देखते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे ये। सदन को डिस्ट्रॉय करने के बाद, पूरे मानसून सत्र को पलीता लगाने के बाद, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी जबान देखिए और इनका एंड गेम क्या है, वो जरा समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह, सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, कड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ने सोचा होगा, संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई छिछोरा आदमी आकर के बैठेगा, या इस तरीके से बदजुबानी करते हुए किन्हीं पदों पर विराजमान लोगों के प्रति, और जो दोनों बहुत ही सभ्य, बहुत ही संयमित व्यवहार करने वाले, सबको सम्मान देने वाले और पार्लियामेंट में जवाब देने वालों में से माने जाते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो ये भागते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको ना तैयारी करनी आती है, ना विषयों की समझ है और ना ही विषयों को उठाना जानते हैं कि कैसे उठा करके सरकार को घेरा जा सकता है। संभवतः ये समझ चुके हैं कि सदन के भीतर ये उनसे जीत नहीं सकते। राजनीति के मैदान में भी ये भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जीत नहीं सकते। तो फिर बदजुबानी करके जो इनको एक गलतफहमी है, और देखिए विदेश नीति का किस तरीके से और किस अंदाज में ड्रामाई एक सीन क्रिएट करके ये मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए इस कार्यक्रम में कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। केवल ये सीन ही मत देखिए जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं,
बल्कि आगे क्या हुआ है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये संदीप दीक्षित इनके माइक पर आकर के क्या कहते हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अब मुझे आप ये बताइए कि क्या कभी भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी से जप्फी डाल करके मिलते हुए दिखाई दिए हैं क्या? लेकिन जितनी सोशल मीडिया में उनके बारे में मेलोनी को लेकर के, इटली की प्रधानमंत्री को लेकर के भद्दी-भद्दी जो मीम्स आती रहती हैं, वीडियोज़ आते रहते हैं, उनका जनरेटर कौन है? उनको जनरेट कौन कर रहा है? क्या अब मुझे बताने की ज़रूरत है? और ये राहुल गांधी जगह-जगह जाकर के जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो कहते हैं कि हमने उनका गुब्बारा फाड़ दिया, उनकी छवि को तहस-नहस कर दिया और अब वो लोगों के मन से उतर चुके हैं, उनकी हवा खराब हो चुकी है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है बार-बार। अलग-अलग जगहों के इनके ज़रा बयान देखिए तो इनकी मानसिकता का लेवल भी समझ में आता है और एक्चुअल में ये चाहते क्या हैं, ये भी समझ में आता है। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट दोबारा फट गया है। नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड, दोबारा बना रखा है। हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, बट इनको बात समझ नहीं आ रही। दोबारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है वो। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी जो छवि थी ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। और नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था ना, पहले हमारे ये जो मित्र हैं प्रेस वाले, इसमें बहुत गैस भरती थी, इन लोगों ने उड़ा रहे थे ऊपर, उसमें पिन मार के जो ठपाक आवाज आई है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने की है। I've already said it before. The Prime Minister is personally terrified of me being allowed to open my mouth inside the Lok Sabha. Because I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon. I'm pretty confident that just like the balloon of India shining exploded, this balloon too will explode. तो ये कितने सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैलून को फाड़ने की बात कर रहे हैं कि फट गया है। तो फट गया है तो झुंझलाए क्यों घूम रहे हो? बौखलाए क्यों घूम रहे हो? और वो राज्य दर राज्य जीतते क्यों जा रहे हैं? और राज्य दर राज्य उनकी सरकारें क्यों बन रही हैं? और आप लगातार हारते हुए क्यों जा रहे हैं? मैं आपको इनके राज्यसभा सदस्य और मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश का आज का ही एक वीडियो दिखा देता हूं कि वो अपनी और अपने सहयोगियों की उपलब्धि क्या बता रहे हैं मानसून सेशन की। आइए सुनते हैं। बड़ी उपलब्धियां हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सेशन में नहीं आया, वीबीएसए विधेयक इस सेशन में नहीं आया, टल गया। ऑटोमेटिक बर्खास्तगी विधेयक नहीं आया इस सेशन में, टल गया। और एफसीआरए बिल जेपीसी को गया है। पर एक पांचवा उपलब्धि भी है। ये कलंकित 2/3 बहुमत के लिए इतने उत्सुक थे, पार्टियों को तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए थे ताकि उनको एक कलंकित 2/3 बहुमत मिल जाए, ताकि परिसीमन को लेकर
जो संविधान संशोधक विधेयक है उसको पारित किया जाए। आप जानते हैं इस पर भी बड़ी समाचार खेती रोज हुआ करती थी। कई लोग मीडिया में छापते थे, प्रचार होता था टेलीविजन पर, बस अब आने वाला है, अब बस आंकड़े मिल गए हैं, 240 हो गए हैं, 250 हो गए हैं, 260 पहुंच गए हैं। एक खबर तो निकली कि 267 मिल गए हैं, हालांकि 300, और कुछ तो 356 पर रुक गए, पर एक ने बहुत साहस दिखाई और 367 पहुंच गए। अभी आपको पता चल गया है कि 2/3 बहुमत नहीं है, कलंकित बहुमत है, यह बहुमत नहीं है और कभी नहीं मिलेगा। ये सब इतरा रहे हैं और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह है ये कि जो इस समय सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, वो जानते हैं कि सदन में अगर सत्ता पक्ष अपनी पर आ जाए तो इनकी संख्या कुल कितनी है और सत्ता पक्ष की संख्या कितनी है? सत्ता पक्ष तो इस समय 300 के पार जा चुका है और अगर वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत थी, पारित कराने पर आमादा हो जाते, पारित करा लेना चाहते, करा सकते थे क्योंकि उन्होंने संख्या जुटा ली थी। लेकिन वो इसके बाद जो तांडव होने वाला था उससे बचना चाहते थे। नंबर 2, संसद के भीतर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा हो, वो उससे भी बचना चाहते थे। तीसरे, विपक्ष के नेताओं की तरह वो नग्न होकर के इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहते जैसा ये कर रहे हैं और इस बिहेवियर का इनको सिला भी मिल रहा है। लगातार जनता इनको ठुकरा रही है, इनको सबक सिखा रही है, जो इनकी समझ में आ तो रहा है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको कोई और तरीका आता भी नहीं है। और जो इनके आसपास के लोग हैं वो संभवतः इनके लिए ताली बजाते हैं जब ये इस तरह की गांव में इस लैंग्वेज को, इन तौर तरीकों को क्या शब्द देते हैं? गुंडागर्दी। लोकतंत्र के साथ खास तौर से संसदीय जो प्रणाली है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें अगर कोई इस तरह से बिहेव करे, ऐसा आचरण करे, तो फिर जनता उसका क्या इलाज करती है, इस बात का भी इन्हें अंदाजा नहीं है। अभी पिछले दिनों आजकल इनके प्रिय, हालांकि जिन दिनों मैं कवर करता था महेंद्र सिंह टिकैत के समय भारतीय किसान यूनियन को, तो उनका तो आंदोलन ही शुरू हुआ था वीर बहादुर सिंह सरकार के खिलाफ। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, नलकूपों के काम आने वाली बिजली के दाम उन्होंने सीधे 7 रुपए प्रति हाउस पावर के हिसाब से बढ़ाए थे, तो उसका विरोध हुआ था। शामली से वो आंदोलन शुरू हुआ, बड़ौत में भी ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए गए, उसके बाद संभालका में गोलीकांड हो गया, फिर शामली में हो गया और फिर वो आंदोलन खड़ा हो गया। लेकिन अब वो तो नहीं रहे, उनके बेटे हैं और वो आजकल कांग्रेस के इशारे पर ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो जो 3 बॉर्डर्स पर 13 महीने का आंदोलन चला था, तो तब भी किसका स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे वो? और 3 कृषि कानून में खराबी क्या है, ये तो शुरू से लेकर के अंत तक नहीं बता पाए और आज भी नहीं बता पाते हैं जब सवाल किया जाता है। लेकिन वो सब कांड हो चुका है, इसलिए हम अतीत में जाने से बेहतर है कि आज की बात करें। तो जब ये जंतर मंतर पर फिर से तमाशा हुआ और उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और ये केवल इसलिए हुआ था कि संसद चले, मानसून सत्र में विधायी कार्यों पर बहस हो,
विधेयक रखे जाएं और उनको पारित किया जाए। लेकिन शायद विपक्ष के मन में कुछ और ही था, और वो जयराम रमेश ने भी बता दिया कि 2/3 की संख्या आपने जुटा जरूर ली, लेकिन हमने पंचर कर दिया, हमने सदन चलने ही नहीं दिया। और अब बजाय इसके कि ग्लानि हो, प्रायश्चित हो कि हमारे हंगामे और तमाशे की वजह से पूरा मानसून सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ गया है, ये लोग तो इतराते घूम रहे हैं, ये तो डींगे मार रहे हैं, ये तो अभी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं। इसके बावजूद कि अगर जंतर मंतर के हुड़दंगियों पर लाठीचार्ज हुआ है और उनको संसद तक जाने से रोका गया है, तो यही काम तो झारखंड में हो गया है, जहां राहुल गांधी की और जेएमएम की सरकार है। तो अगर यहां लाठीचार्ज के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, तो वहां लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राहुल गांधी जो सरकार में शामिल हैं और खुद वहां के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो वो जिम्मेदार नहीं है क्या? तो जो पैरामीटर्स आप यहां लागू करने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री पर, वो पैरामीटर्स झारखंड में क्यों नहीं लागू होंगे? तो जो इनके डबल स्टैंडर्ड हैं, जो इनका तौर तरीका है, वो वैसे ही एक्सपोज हो चुका है। लेकिन जब किसी ने पूछा राकेश टिकैत से कि साहब, ये आप बार-बार कहते थे कि ये बड़े एरोगेंट हैं, ये किसी की बात सुनते नहीं हैं और किसी की बात मानते नहीं हैं, तो वो तो झुक गए। उन्होंने तो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। तो राकेश टिकैत ने क्या कहा, वो जरा सुनिए, और उसके बाद एक टिप्पणी है, जरा वो भी गौर से सुनिएगा। सरकार की तानाशाही चल रही है, लेकिन अब मोदी जी झुके हैं ना। नहीं, झुका जगह कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ करेगा। मैं बताऊं क्या करेगा? यू इलाज करेगा। तो वो झुके हैं, लेकिन ये उनको और ज्यादा झुकाने की कोशिश कर रहे थे, और अब उनकी छवि खराब करने पर भी आमादा दिखाई दे रहे हैं। जो लास्ट वाली टिप्पणी थी कि वो अब इनका इलाज करेंगे, इंतजार इसी बात का है। आज अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।